आप सभी का स्वागत है। यू वाचिंग लीगली स्पीकिंग एंड दिस इज हिमाद्री बंसल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के बारे में बात करने वाली हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपके साथ इनकॉर्पोरेशन के क्या डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस होते हैं और उसी के साथ साथ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के क्या फीचर्स होते हैं उसके बारे में हमने बात की थी। वन ऑफ सच फीचर वॉज, उसमें से एक फीचर क्या था? वन ऑफ सच फीचर वॉज कि एक कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, यानी कि उसके मेंबर्स की लायबिलिटी उस कंपनी की तरफ लिमिटेड होती है। ये तो हमने पढ़ा ही था, ये तो हमने एडवांटेजेस में पढ़ा ही था, लेकिन हमने एक डिसएडवांटेज भी पढ़ा था कि भाई ये इंश्योर करने के लिए कि कोई कंपनी में फ्रॉड तो नहीं कर रहा, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट की जा सकती है। कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट की जा सकती है, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कॉर्पोरेट वेल होती क्या है। आइए देखते हैं। कॉर्पोरेट वेल एक लीगल डिस्टिंक्शन है बिटवीन अ कंपनी एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड इट्स शेयर होल्डर्स। ठीक है, एक डिस्टिंक्शन है, एक फर्क है कंपनी और एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी और उसके शेयर होल्डर्स में। यानी कि कोर्ट कंपनी की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी को डिसरिगार्ड कर कर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में इंडिविजुअल्स को लायबल कर सकते हैं। दोबारा सुनिए, कंपनी की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी को डिसरिगार्ड कर कर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में उसके पीछे के इंडिविजुअल्स को लायबल कर सकते हैं। और जब कोर्ट्स ये करते हैं तब हम बोलते हैं कि भाई कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो गई। ठीक है, ये होती क्यों है? ताकि हम मिसयूज ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को प्रिवेंट कर सके। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस की अगर देखे जाए, वही स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फॉर लिफ्टिंग द वेल किन किन सिचुएशंस में मेंबर्स को लायबल किया जाता है, आइए देखते हैं। सेक्शन 34, 35 में अगर आपने प्रोस्पेक्टस में कोई भी मिसरिप्रेजेंट किया है, रिप्रेजेंटेशन किया मतलब प्रोस्पेक्टस में कोई भी ऐसी बात बताई है अपनी कंपनी के बारे में जो असलियत में एग्जिस्ट नहीं करती, तो 6 महीने तक की पनिशमेंट 10 साल तक भी एग्जिस्ट की जा सकती है और उतना अमाउंट जो इन्वॉल्व है या फिर उसका 3 गुना 3x। सेक्शन 39 की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टर्स की लायबिलिटी होती है अगर शेयर वैसे अलॉट नहीं किए गए जैसे प्रॉमिस किए गए हैं MOA में। ठीक है जी। सेक्शन 42 में लायबिलिटी फॉर मिसरिप्रेजेंटेशन अफेक्टिंग सिक्योरिटीज इशू, उस तरीके से सिक्योरिटी इशू नहीं की गई और उसमें आपने मिसरिप्रेजेंट किया तो उसमें आपकी लायबिलिटी बनेगी। कोर्ट लिफ्ट कर सकती है वेल को अगर कंपनी फ्रॉडलेंट पर्पसेस के लिए यूज की गई है ड्यूरिंग वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप में अगर पता चलता है कि कंपनी फ्रॉडलेंट पर्पसेस के लिए यूज की गई है तो कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट की जा सकती है। 447 penalizes frauds by officer, अगर ऑफिसर्स कोई फ्रॉड करते हैं तो लिफ्ट की जा सकती है कॉर्पोरेट वेल। सबसे पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू क्या है। दूसरा पॉइंट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। तीसरा पॉइंट एंड प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज जुडिशियल इंटरप्रिटेशन विद लैंडमार्क केसेस। मैंने अपनी तरफ से जिम्मेदारी पूरी कर कर आप लोगों के लिए ये सारे लिस्ट ऑफ केसेस लिख दिए हैं। ठीक है, 10 तो होंगे ही हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 केसेस हैं ये। मैंने नाम लिख दिया आप लोग को। इफ यू वांट दिस पीडीएफ यू कैन फाइंड द लिंक टू माय टेलीग्राम चैनल इन द डिस्क्रिप्शन। go and find the channel, you're gonna find this pdf. ठीक है, all free of cost. I don't charge you guys, I just request you to like, share and subscribe. Okay, but ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, I'm not gonna cover each and every case. जो केस मैं आपके साथ करूंगी वो है ये वाला, डाइमलर मर्केंडाइज उत्तर प्रदेश रेणु सागर एंड DMRC एयरपोर्ट मेट्रो। आइए सर डिनशॉ मैनेक जी से शुरू करते हैं। फर्स्ट केस, सर दिनशॉ नाम के जो पर्सन थे उन्होंने 4 कंपनीज शुरू की, 4 कंपनी शुरू की। सारी की सारी कंपनीज शैम कंपनीज थी, फसाड थी, धोखा थी, अपनी इन्वेस्टमेंट को एक जगह डालने के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एक जगह डालने के लिए और वहां से जो एसेट्स, वहां से जो क्रेडिट क्रिएट होता था उसका वो लोन समझ के दे देते थे, उसका वो लोन समझ के किस ले लेते थे वापस अपने पास। इससे वो सुपर टैक्स को
इससे वो सुपर टैक्स बचा लेते थे अपना, समझे। 4 कंपनीज बनाई सर दिनशॉ ने, ठीक है। ईच एंड एवरी वन वॉज अ शैम कंपनी, वॉज अ फसाड कंपनी, ठीक है। उनको अपना काला धन, अपनी ब्लैक मनी, अपना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया और उसको क्रेडिट किया एज अ लोन खुद में, ताकि वो सुपर टैक्स को बचा सकें। ऑलराइट, कोई और पर्पस नहीं था इन कंपनीज का। इस वजह से इस केस में कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट की गई एंड पेनल्टी वाज इम्पोज्ड। अर्ली इंस्टेंस वेयर कोर्ट कंसीडर्स लिफ्टिंग वेल फॉर जस्टिस। सेकंड, डाइमलर को लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर को। देखिए इस केस में क्या हुआ था, लेट मी गेट अनदर पेज। ये जो कॉन्टिनेंटल रबर को वाली कंपनी थी ना, कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर, इसका इनकॉर्पोरेशन का हुआ था इंग्लैंड में, लेकिन इस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मोस्टली मेंबर्स कहाँ के थे, जर्मन्स, दे वर जर्मन्स। एंड इफ यू नोटिस द ईयर, ये हुई थी 1916 में केस हुआ था, जिसमें वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी, ठीक है। तो हुआ ये कि कॉन्टिनेंटल टायर एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद डायमलर। डायमलर ने उस कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने से मना कर दिया, ठीक है। बोले कि ये तो हमारी एनिमी कंपनी है, ये तो हमारी एनिमी है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर। तो इन लोगों ने कॉन्टिनेंटल टायर सूट डायमलर फॉर द सेम, एंड जज ने अपहोल्ड किया ये प्रिंसिपल कि हाँ ठीक है, एक कंपनी एनिमी कंपनी बन जाती है, एंड ये डिटरमाइन किया कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करके कि हाँ, कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर के असली ओनर्स जर्मन थे। चाहे वो इंग्लैंड में ही स्टैब्लिश की गई हो, इनकॉर्पोरेट की गई हो, लेकिन उसके असली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स जो थे वो जर्मन थे, शेयर होल्डर्स जर्मन थे, बिकॉज ऑफ विच एनिमी कैरेक्टर आ जाता है एंड दे आर नॉट इंटाइटल्ड टू पे यू द रिमेनिंग मनी। समझ गए। The next case which I am going to discuss with you is Merchandise Transport Limited versus British Transport Commission. इसमें क्या हुआ था, for the purposes of this third case, सर्टेन ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से, कुछ ट्रैफिक रूल्स एक्ट था उस टाइम पे कुछ ट्रैफिक रूल एक्ट था, जिसमें एक ऑपरेटर को सर्टेन नंबर ऑफ लाइसेंसेस ही मिल सकते थे। मतलब कि अगर आप एक ऑपरेटर है तो आपको सिर्फ एक नंबर ऑफ लाइसेंस तक ही मिलेंगे। मान लीजिए 2 लाइसेंस तक की लिमिट थी, आपको 2 लाइसेंस ही मिलेंगे। हेवी व्हीकल के आपको 2 लाइसेंस ही मिलेंगे। तो ये 2 लोगों ने क्या किया, these two very over smart people, they made a company, उन्होंने एक नई कंपनी बनाई मर्केंडाइज को के नाम से, ठीक है। एंड दे अप्लाइड फॉर देयर थर्ड लाइसेंस। कोर्ट को इनकी इस हरकत के बारे में पता चल गया एंड दे लिफ्टेड द कॉर्पोरेट वेल उन्होंने लिफ्ट किया और ये पाया कि इनके पास तो ऑलरेडी 2 लाइसेंस एग्जिस्ट करते हैं, और उन्होंने इनका थर्ड लाइसेंस कैंसिल कर दिया, ठीक है जी। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज आर कंसिडर्ड अ सिंगल कमर्शियल यूनिट। ऑल्सो दिस कंपनी वाज अ सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। सब्सिडरी कंपनी एंड होल्डिंग कंपनी क्या होती है वो आपको आने वाली वीडियोस में क्लियर हो जाएगा। अभी आप बस इतनी समझ लीजिए कि उन्होंने एक सब्सिडरी कंपनी बनाई। मूविंग ऑन, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस रेणु सागर प्राइवेट पावर को लिमिटेड। इसमें क्या हुआ था कि देयर वाज अ प्रोविजन जो ये बोलता था कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी आप अपने ओन यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हो उसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं देनी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी टैक्स नहीं पे करना। समझ आई बात। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो आप, उसमें से जो आप अपने खुद के यूज के लिए इस्तेमाल करते हो उसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं देनी। इस प्रोविजन को दिमाग में रखो। अब समझो एक कंपनी है हिंदाल्को, लेट मी राइट इट इन अ बेटर हैंडराइटिंग। हिंदाल्को ये क्या है, होल्डिंग कंपनी है, ठीक है। इसकी सब्सिडरी कंपनी है रेणु सागर पावर, ये इसकी सब्सिडरी कंपनी है। ये कंपनी हिंदाल्को ने बनाई ही इसलिए है ताकि ये रेणु सागर अपनी पेरेंट कंपनी को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सके और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से बच जाए, ठीक है। कोर्ट को ये बात पता चली, उन्होंने कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट किया, उनको पता चला
कि भाई रेणु सागर तो बनी ही इस पर्पसेस के लिए थी ताकि वो अपनी पेरेंट कंपनी को इलेक्ट्रिसिटी बेच पाए विद फॉर द पर्पसेस ऑफ सर्विंग इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। ठीक है जी, दिस वाज अनदर केस फॉर यू। नाउ दिस केस डीएमआरसी वर्सेस दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लिमिटेड केस, इसमें क्या हुआ था, प्राइवेट लिमिटेड, समझो बात को, दिस केस इज इंपॉर्टेंट। इस केस में डीएमआरसी एंड DAMEL, दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म्स में यूज करूंगी, एंड डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, डीएमआरसी अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं कर पाई, फेल कर गई। ठीक है, डीएमएल ने इसको सू किया एंड इसके खिलाफ ये वाली डैमिल ने एक डिक्री भी ले ली। ठीक है, एक डिक्री ले ली। अब बारी आई डीएमआरसी के पैसे देने की, कॉम्पनसेशन पे करने की, डीएमआरसी की बारी आई। डीएमआरसी ने कॉम्पनसेशन का कुछ अमाउंट तो पे कर दिया, सम अमाउंट वाज पेड, लेकिन उसके बाद कुछ अमाउंट पे कर देने के बाद उन्होंने बोला दैट फॉर द रिमेनिंग अमाउंट वी डोंट हैव मनी, हमारे पास अब पैसे नहीं बचे, वी डोंट हैव मनी। आप जो हमारे 2 मेजर शेयर होल्डर्स है, बाकी की मनी एक्सेस करने के लिए हमें उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, जितनी मनी हम आपको दे सकते थे उतनी मनी हमने आपको दे दी है, बाकी की पैसे हमें आपको देने के लिए हमारे जो 2 मेजर शेयर होल्डर्स है उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। कौन है वो? सबसे पहला तो सेंट्रल गवर्नमेंट थी और दूसरी थी दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये जो DMEL है ये फिर से कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए कि भाई हमारी तो डिग्री एग्जीक्यूट करवाओ, एग्जीक्यूशन का उन्होंने केस फाइल किया। देन अगेन कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट की गई, ये देखने के लिए कि लायबिलिटी क्या है इन दोनों की, इन दोनों की, ये जो 2 मेजर शेयर होल्डर्स है इन दोनों की लायबिलिटी क्या है डीएमआरसी के अंदर। तो ये पता लगाया गया कि भाई दिस वाज अ मेजर प्रोजेक्शन, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट का ये एक प्रोजेक्ट था जिसमें वो अपने इन्वेस्ट कर सके पैसे। ठीक है, तो कोर्ट ने बोला कि आप किसी कंपनी के पीछे छुपकर अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, एंड यू आर लायबल टू पे द अमाउंट, आपको पूरा का पूरा अमाउंट लायबल है, आपको पे करना पड़ेगा। इससे ज्यादा आसान तरीके से मैं नहीं समझा सकती थी ये केस, मेरा खुद का बहुत ज्यादा ब्रेन सेल्स लग गया था ये समझने के लिए। ओके, आई होप आप लोग को समझ आया हो। टू रिवाइज, डीएमआरसी एक कंपनी थी। ठीक है, डीएमआरसी वाज अ कंपनी एंड इट केम इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद DMEL। ठीक है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर पाई जिसकी वजह से इन्होंने उसको सू किया और एक डिक्री ऑब्टेन कर ली। ठीक है, डिक्री में कॉम्पनसेशन कुछ अमाउंट उन्होंने पे किया, लेकिन कुछ अमाउंट के बाद वो कहते हैं कि हमें अपनी 2 शेयर होल्डर से परमिशन लेनी पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। कॉर्पोरेट वेल जब लिफ्ट की गई तब पता लगाया गया कि इन लोगों ने, ये जो 2 शेयर होल्डर्स है उन्होंने डीएमआरसी को एक सोर्स बना रखा था अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और ये बोला गया, ये हेल्ड किया गया कि आप किसी भी कंपनी का ऐसा मिसयूज नहीं कर सकते और आपको बचा हुआ पैसा देना पड़ेगा। ऑलराइट, मूविंग ऑन, ऐसे कौन से ग्राउंड होते हैं जिसमें आप लिफ्टिंग द वेल को लिफ्ट कर सकते हैं? सबसे पहला कंट्रोल एंड डोमिनेशन, आपको ये दिखाना पड़ेगा कि कंपनी का एक सेपरेट माइंड नहीं था और वो इंडिविजुअल से कंट्रोल हो रही थी इम्प्रॉपर पर्पसेस के लिए। सबसे पहला ग्राउंड ये है। दूसरा, इम्प्रॉपर पर्पस होना चाहिए, फ्रॉड होना चाहिए, इवेजन होना चाहिए या डिसेप्शन होना चाहिए, इम्प्रॉपर पर्पस होना जरूरी है, उस इम्प्रॉपर पर्पस की वजह से डैमेज होना चाहिए, इम्प्रॉपर कंडक्ट की वजह से हार्म होना चाहिए। दूसरा, टैक्स इवेजन या फिर स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, यूजुअली कोर्ट्स उन सिचुएशन में वेल लिफ्ट करती है जब आपने टैक्स अवॉइडेंस किया हो या फिर लॉ का मिसयूज किया या फिर शैम या फिर फसाड हो। हमने बहुत सारी कंपनीज का एग्जांपल, केसेस का एग्जांपल देख लिया है। होल्डिंग अ सब्सिडरी कंपनीज, ठीक है, मतलब होल्डिंग कंपनी की लायबिलिटी फॉर सब्सिडरी कंपनी लिमिटेड होती है, इस वजह से वेल को हम जनरली रिस्पेक्ट करते हैं।
लेकिन कुछ कुछ सिचुएशंस में हमने होल्डिंग कंपनीज की वेल भी उठाकर देखी है कि चक्कर क्या है अंदर. When holding company guarantees debts or control leads to disregard of separate personality, इन सिचुएशंस में हमें वेल को लिफ्ट करना पड़ता है. फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि ट्रस्ट बेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्टिंग्विश हो जाती है. ओके. क्लोक एंड शैम कंपनीज, ऐसी कंपनीज जो ओनर्स को लायबिलिटी से बचाने के लिए बनी है, जैसे कि सर डिनशॉ वाले केस में आपने देखा था. ठीक है जी. कोर्ट पियर्स कर सकते हैं कॉर्पोरेट वेल. ओके. रियल एक्टर्स को अकाउंटेबल बनाने के लिए. डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो. ऑल्टर ईगो मतलब कि लीगल फिक्शन प्रोटेक्ट करती है शेयर होल्डर्स को और डायरेक्टर्स को, लेकिन इसका एक्सेप्शन कोर्ट्स को अलाउ करते हैं कि वो कंपनीज को वैसे ही ट्रीट करे जैसे कि इंडिविजुअल्स और कंपनी एक एंटिटी हो. प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस अगर इसकी देखी जाए तो पब्लिक और क्रेडिटर्स को फ्रॉड से बचाने के लिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स को प्रमोट करने के लिए, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स को इंश्योर करने के लिए, रॉन्गफुल एक्ट से बचाने के लिए. आई मीन दिस इज जनरल, राइट. रिसेंट जुडिशियल ट्रेंड ये रहे हैं कि ज्यादा स्क्रूटिनी ज्यादा बढ़ गई है, जांच पड़ताल ज्यादा होने लग गई है. कोर्ट्स ड्यू प्रोसेसेस प्रिस्क्राइब करते हैं कोर्ट बेल लिफ्ट करने से पहले. ठीक है. दिस इज अ वेरी सेक्रेड फंक्शन. मैंने आपको बताया था एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में होता है, हर रोज की बात नहीं है कि आप बेल लिफ्ट कर दोगे. इस वजह से आप ड्यू प्रोसेसेस पहले बताते हैं. ठीक है. कोर्ट वार्निंग देता है बेल लिफ्ट करने से पहले. बैलेंस करना चाहते हैं आप कॉर्पोरेट ऑटोनॉमी को सोशल अकाउंटेबिलिटी से. रीजनेबल ग्राउंड्स रिक्वायर्ड एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मस्ट बी प्रोवाइडेड. ऑलराइट. I hope all of the 9 points from my side along with these case laws were clear with regards to lifting of corporate veil. If you liked my way of teaching और अगर आपको इतने complex cases समझ आए हो, please make sure to like, subscribe, and this is all for this video. Bye bye. I'll see you until next time.